उधमसिंह नगर में सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन देखने को मिला है। 11 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश संगठन के आह्वान पर दिनेशपुर में सफाई कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार किया, जिसका असर पूरे इलाके में देखने को मिला है। सफाई कर्मचारियों ने सरकार से ठेकेदारी प्रथा बंद करने और सफाई कर्मचारियों को नियमित करने की मांग की है। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि अगर सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानी तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। देवभूमि उत्तराखंड सफाई संघ के अध्यक्ष भजन लाल ने कहा कि जो हमारी 11 सूत्री मांगे हैं उन्हें लागू किया जाए और ठेका प्रथा को बंद किया जाए। साथ ही जो कर्मचारी पिछले 8 से 10 सालों से काम कर रहे हैं उन्हें परमानेंट भी किया जाए। तो सफाई कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे शहर की जो सफाई व्यवस्था है वो चरमरा गई है। अब ऐसे में अगर सफाई कर्मचारी हड़ताल पर बैठेंगे तो जो सरकार का स्वच्छ भारत मिशन है उसको चार चांद कैसे लगेंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। वैसे में देखना दिलचस्प होगा कि जो सफाई कर्मचारियों की मांगे हैं वो सरकार कब तक मानती है और क्या कोई रास्ता निकाला जाता है, क्योंकि अगर सफाई कर्मचारी ही हड़ताल पर रहेंगे तो फिर जो लोग हैं उन्हें खासी परेशानियों का भी सामना करना पड़ेगा। ये 11 सूत्री मांगे जो हैं, ये 11 सूत्री मांगे जो हमारे कर्मचारी पे जो है को दिए जाए। जो 11 सूत्री मांगे की जो हम मांग कर रहे हैं वो कर्मचारियों पे लागू करी जाए। और ठेका पिरता की जो हमारी मांग चल रही है, ठेका पिरता जो है ये रद्द करा जाए और इनको जो है नगर पंचायत की तरफ से लगाया जाए और जो ठेका पिरता में चलना है उनको जो संविदा पे रखा जाए और जो 10 साल पुराने या 8 साल पुराने जो है कर्मचारी काम कर रहे हैं इसमें नगर पंचायत का। उत्तराखंड में चुनाव नजदीक हैं, लिहाजा चुनाव से पहले एक बार फिर भू कानून का मुद्दा तूल पकड़ रहा है और मामला सियासी रंग अख्तियार करता भी नजर आ रहा है। उत्तराखंड क्रांति दल जोर शोर से भू कानून के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में यूकेडी कार्यकर्ताओं ने गैरसैंण में एक दिन का उपवास रखा और पहाड़ों पर बढ़ते अतिक्रमण के विरोध में सशक्त भू कानून और मूल निवास की मांग की। साथ ही बाहरी व्यक्तियों के जमीन खरीदने पर रोक लगाने की भी मांग की गई है। तो चुनाव नजदीक है, लिहाजा जो भू कानून का मुद्दा है एक बार फिर से परवान चढ़ता नजर आ रहा है। सियासी रंग लेता हुआ भू कानून का मुद्दा नजर आ रहा है। जो विरोधी पार्टियां हैं वो लगातार भू कानून के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही हैं। आम आदमी पार्टी पहली बार उत्तराखंड में जो चुनाव होने हैं उनमें अपनी किस्मत आजमा रही है, लिहाजा सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। इसी कड़ी में एक बार फिर से उत्तराखंड क्रांति दल ने भी भू कानून के मुद्दे को लेकर के सरकार से सवाल पूछे हैं। एक दिन का उपवास भी रखा है। अब उपवास का कितना असर देखने को मिलेगा, जनता का कितना साथ मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इनका जो गैरसैंण में हमारा उपवास है वो उसका जो उद्देश्य है, जो विषय है वो है भू कानून, एक नया सशक्त भू कानून और मूल निवास 1950। ये दोनों इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमारे पहाड़ों में जब से ये राज्य बना है और उससे पहले से ही जब ये पता चला तो लोगों ने यहाँ पे अतिक्रमण करना शुरू कर दिया। जमीनों की अंधाधुंध जो खरीद फरोख्त हुई उससे यहाँ की सभ्यता, संस्कृति और यहाँ के रोजगार में भी बहुत उसका प्रभाव पड़ा और पलायन तो चरम पर पहुंच गया। ये आज का जो हमारा उपवास है ये इसी मुद्दे को लेके है कि अब हमें एक नया सशक्त भू कानून चाहिए। हमारा मूल निवास जो कि स्थायी निवास में परिवर्तित हो चुका है, मूल निवास 1950 से जो कि हर राज्यों में, अधिकतम राज्यों में है और हमारे साथ के ही बने हुए राज्यों झारखंड और छत्तीसगढ़ तक में 1950 से पहले जो अपर जिला जज नीलम पात्रा हरिद्वार के लक्सर पहुंची, जहां उन्होंने तहसील परिसर में वृक्षारोपण किया। इस दौरान विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। नीलम पात्रा ने लोगों से अपील की कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है जो बहुमूल्य है और हाल ही में देश ने कोरोना काल में ऑक्सीजन की किल्लत को झेला है। अगर लोगों ने ज्यादा पेड़ लगाए होते और प्रकृति का संतुलन बना रहता तो शायद ऑक्सीजन की किल्लत कभी झेलनी ही नहीं पड़ती। तो आपको बता दें कि वृक्षारोपण करती हुई अपर जिला जज नीलम पात्रा नजर आई। उन्होंने इस दौरान लोगों से
ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने की अपील की, साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया है। हाल ही में उत्तराखंड में हरेला पर्व भी मनाया गया, जिस दौरान बड़ी संख्या में पेड़ पौधे लगाए गए। तो लगातार लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जो लोग हैं वो कितने जागरूक होते हैं, क्योंकि जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। और उम्मीद करेंगे कि लोग जहां पर पौधे लगाने की बात आती है तो इसको गंभीरता से लेंगे, ताकि जो प्रकृति का संतुलन है वो बना रहे। पर्यावरण को शांत रखने के लिए और हम संदेश देना चाहेंगे कि सभी लोग प्रत्येक अगर व्यक्ति एक भी पेड़ साल में एक बार भी लगाए तो हमें ऑक्सीजन की कभी दिक्कत नहीं होगी। और ऑक्सीजन की कीमत को इस देश में इस बीमारी कोरोना काल में सबसे ज़्यादा जाना है। तो अब हमें पता है कि ऑक्सीजन जब भगवान ने हमें दी है वो मुफ्त में मिली, और जब खरीदनी पड़ी तो कितनी भारी पड़ी। इसलिए कृपा कर हर कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में हर साल एक बार एक पेड़ जरूर लगाए, ताकि ऑक्सीजन की हमें ऐसी दिक्कत बाजपुर में ईद के त्योहार को शांतिपूर्वक तरीके से मनाने के लिए एसडीएम विवेक प्रकाश और सीओ वंदना वर्मा ने बैठक की, जिसमें धार्मिक संगठनों के लोग भी मौजूद रहे। इस दौरान बैठक में मौजूद सभी लोगों से शांतिपूर्वक तरीके से ईद का त्योहार मनाने की अपील की गई। एसडीएम विवेक प्रकाश ने ईद की नमाज के दौरान मस्जिद में केवल 10 लोगों के शामिल रहने की अपील की। साथ ही सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट न डालने की भी अपील की। वहीं सीओ वंदना वर्मा ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति आपत्तिजनक पोस्ट डालेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। ईद के त्योहार के दौरान सांप्रदायिक माहौल ना बिगड़े, इसको लेकर के पहले से तैयारियां की जा रही हैं, बैठकों का आयोजन किया जा रहा है, ताकि जो कानून व्यवस्था है वो बनी रहे। इसके अलावा अगर बात कोरोना की करें तो कोरोना फैलने का खतरा भी लगातार बढ़ जाता है जब भीड़ जमा होती है। तो इसलिए साफ तौर पर कहा गया है कि जब ईद की नमाज अदा की जाएगी तो उस दौरान मस्जिदों में केवल 10 लोग ही मौजूद रहेंगे, 10 से ज़्यादा लोग मौजूद नहीं रहेंगे। बाकी लोग अपने घरों में शांतिपूर्वक तरीके से ईद मनाएं। अब प्रशासन तो अपनी ओर से पूरी कोशिशें कर रहा है, पुलिस महकमा भी अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि लोग कितना मानते हैं, क्योंकि जब तक लोग नहीं मानेंगे तब तक कोरोना का खतरा भी बना रहेगा। और इसके अलावा आपत्तिजनक पोस्ट डालने को लेकर के भी हिदायत दी गई है कि अब ईद का त्योहार है, ऐसे में सांप्रदायिक माहौल ना बिगड़े, इसलिए किसी भी तरह की सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट ना डालिए। साफ तौर पर सीओ ने कहा है कि अगर किसी ने भी आपत्तिजनक पोस्ट डालने की कोशिश की या फिर किसी की भी सोशल मीडिया साइट पर आपत्तिजनक पोस्ट पकड़ी गई तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो उम्मीद तो यही करेंगे कि प्रशासन को लोगों का साथ मिलेगा, क्योंकि अगर प्रशासन को लोगों का साथ नहीं मिलेगा तो फिर दिक्कतें खड़ी होंगी, कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े होंगे। तो उम्मीद तो यही करेंगे कि जो त्योहार है वो शांतिपूर्वक तरीके से मनाया जाएगा, ताकि प्रशासन को कड़ी मशक्कत ना करनी पड़े। आज जो है आगामी बकरीद जो 30 तारीख को परसों है, इस संबंध में हम लोगों ने बैठक किया है। हम हैं सीओ मैडम और एसपी साहब ने बैठक किया है। जो इस शहर के सम्रांत लोग हैं, जो मस्जिदों के इमाम लोग हैं, इनको किया गया बताया गया है कि जो इस बार ईद में जो है वो एक 10 लोग नमाज पढ़ सकते हैं, मैक्सिमम 10 लोग पढ़ सकते हैं। और कोई भी जो जुर्माने पर अवशेष बचता है उसको सही से निशान किया जाए, उसका खुली न छोड़ा जाए। इसके अतिरिक्त जो है कोई भी व्यक्तिगत सोशल मीडिया पे या कई अन्य माध्यमों से जो है दुष्प्रचार फैलाता है तो सीधे पुलिस को इन्फॉर्म करें, ध्यान न दें उस पर, और पुलिस में एक्शन लेगी, कार्रवाई करेगी। मशहूर शायर मुनव्वर राणा एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। यूपी की जनसंख्या नीति को लेकर के उन्होंने एक बयान दिया है, जिसके बाद इस बयान को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब मशहूर शायर मुनव्वर राणा के विवादित बयान पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महेंद्र नरेंद्र गिरी ने उन्हें नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि मुनव्वर राणा कट्टरपंथियों के हाथों में खेल रहे हैं। मुनव्वर राणा जी शायर हैं और मशहूर शायर हैं। उनका सभी लोग सम्मान करते थे पहले, चाहे वह हिंदू हो, चाहे वह मुसलमान हो, किसी पंथ का हो, किसी संप्रदाय का हो, सब उनका सम्मान करते थे।
लेकिन मुझे लगता है कि वो कट्टरवादियों के चक्कर में आ गए, जितने कट्टरवादी मुसलमानों के बहकावे में आ गए वो, और उनके बयान से मुझे ये भी लगता है कि उनकी मनःस्थिति ठीक नहीं है। अरे भाई, आप बंगाल जाओगे, रहोगे तो भारत में ही, तो उत्तर प्रदेश में रहने वाला हर मुसलमान सुरक्षित है। आप देखिए, जब से योगी सरकार आई है तब से कोई दंगा नहीं हुआ है। भाजपा सरकार आई, कोई दंगा नहीं हुआ। अन्य सरकारें आती, दंगा होता है, मुसलमान असुरक्षित होता है। सतपुली में पुलिस महकमा एक्टिव नजर आ रहा है। दरअसल कोरोना ना फैले, इसको लेकर के पुलिस महकमे ने कमर कस ली है। लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में सतपुली में पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया। राष्ट्रीय राजमार्ग 534 पर उप निरीक्षक दीपा शाह की अगुवाई में महिला हेल्पलाइन 1090, डायल 112 और साइबर अपराध और बाल अपराध से बचाव के संबंध में जन जागरूकता अभियान भी चलाया गया, जहां पर पुलिस टीम के द्वारा बस, जीप और टैक्सियों में जागरूकता पैम्पलेट भी चस्पा किए गए। साथ ही वाहनों में सफर कर रही सवारियों को भी इस संबंध में जानकारी दी गई। सभी को सफर के दौरान अनिवार्य रूप से मास्क पहनने और कोविड गाइडलाइंस का पालन करने के विषय में भी सचेत किया गया। कोरोना की संभावित तीसरी लहर से बचाव के लिए भी लोगों को जागरूक किया गया। इस मौके पर थानाध्यक्ष संतोष पैथवाल ने बताया कि पुलिस इस जन जागरूकता अभियान को आगे भी जारी रखेगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पुलिस महकमा पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। जो लोग हैं वो जागरूक रहें, इसको लेकर के लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को साफ तौर पर हिदायत दी गई है कि कोरोना की तीसरी लहर नजदीक है, इसलिए मास्क पहनिए, कोरोना गाइडलाइंस का पालन कीजिए, समय समय पर हाथ धोते रहिए। तो अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस तो अपनी ओर से पूरी कोशिशें कर रही है, लेकिन क्या पुलिस प्रशासन को जनता का साथ मिलता है? क्योंकि सरकार तभी कुछ कर पाएगी जब जनता कदम उठाएगी, क्योंकि जनता के लिए यह समझना बेहद जरूरी है, लोगों के लिए यह समझना बेहद जरूरी है कि कोरोना की तीसरी लहर पहले की दोनों लहरों से भी ज्यादा घातक हो सकती है। ऐसे में जिम्मेदारी ना सिर्फ सरकार और प्रशासन की बनती है, जिम्मेदारी आम लोगों की बनती है, आम जनता की बनती है। उम्मीद तो यही करेंगे कि जो कोरोना की अगर तीसरी लहर आती है तो इस दौरान सरकार और प्रशासन का आम जनता भी बढ़ चढ़ कर सहयोग करेगी और जो कोरोना की तीसरी लहर है उसको मिल करके जो हमारा देश है उसका सामना करेगा, उसका मुकाबला करेगा। काशीपुर में एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। एसटीएफ और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसके बाद पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 2 ऑटोमेटिक पिस्टल बरामद की गई है। मुठभेड़ के दौरान दोनों ओर से दर्जनों राउंड फायरिंग हुई। एसटीएफ से मिली जानकारी के मुताबिक कुंडेश्वरी चौकी इलाके के गुलजारपुर गांव के रहने वाले एक शख्स के घर में पंजाब के कुछ गैंगस्टर के शरण लेने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद पंजाब पुलिस और एसटीएफ ने गांव की घेराबंदी की। बदमाशों को जैसे ही एसटीएफ के ऑपरेशन की भनक लगी, उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार बदमाशों के खिलाफ पंजाब के अलग अलग थानों में कई मुकदमे दर्ज हैं। तो काशीपुर से एक खबर सामने आई है जहां एसटीएफ ने बदमाशों को गिरफ्तार किया है। ये बदमाश पंजाब से उत्तराखंड आए थे। अब ये बदमाश उत्तराखंड क्यों आए थे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। जो पुलिस की टीम है वो इन बदमाशों से पूछताछ कर रही है। देखना दिलचस्प होगा कि पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। इन बदमाशों से जो हथियार बरामद किए गए हैं, ऑटोमेटिक पिस्टल बरामद की गई हैं, उसके बाद आशंका तो यही जताई जा रही है कि इनके मंसूबे नेक नहीं थे, ये उत्तराखंड में किसी बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। लेकिन जैसे ही एसटीएफ को मामले की जानकारी मिली, जैसे ही एसटीएफ को पता चला कि पंजाब के कुछ बदमाश एक घर में शरण ले रखी है उन्होंने, वैसे ही एसटीएफ अलर्ट मोड पे आ गई। तुरंत इलाके की घेराबंदी की गई, गांव में घेराबंदी की गई, जिसके बाद जैसे ही बदमाशों को इसकी भनक लगी, बदमाशों ने एसटीएफ की टीम पर फायरिंग कर दी। इस दौरान एसटीएफ की टीम के साथ में पंजाब पुलिस के जवान भी मौजूद थे, लेकिन जवाबी कार्रवाई में 3 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। उसके अलावा एक जिस शख्स ने इन 3 बदमाशों को पनाह दे रखी थी उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि पूछताछ के दौरान क्या कुछ निकलकर सामने आता है।
बाजपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। सुल्तानपुर पट्टी में 2 दिन पहले मोबाइल दुकान में हुई चोरी की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामले में चोरी हुए सामान के साथ 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि 2 दिन पहले एक मोबाइल दुकान पर वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही थी। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर पंडित दीनदयाल पार्क में चोरी का प्लान बनाते हुए 8 युवकों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से चाकू, हथौड़ा और छैनी बरामद हुई है। पुलिस ने जब आरोपियों से सख्ती से पूछताछ की तो पता चला कि उन्होंने 2 दिन पहले मोबाइल शॉप में चोरी की घटना को अंजाम दिया है, जिसे इन बदमाशों ने कबूल भी कर लिया है। गिरफ्तार युवकों की निशानदेही पर 19 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। तो पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। जिन बदमाशों ने मोबाइल शॉप में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था, उन बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और जो ये बदमाश हैं वो किसी दूसरी वारदात को भी अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन जैसे ही पुलिस को इस पूरी घटना की भनक लगी, पुलिस ने अपना ऑपरेशन शुरू किया, जिसके बाद 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पिछले दिनों सुल्तानपुर पट्टी में ये प्रेम सिंह की दुकान से चोरी हुई थी। इस चोरी की घटना में लगभग उसके कुछ 19 मोबाइल फ़ोन चोरी हुए थे। तो इसको हमने जब रिपोर्ट लिखने के बाद एक टीम का गठन किया। हमारी टीम ने लगभग क्षेत्र के सभी सीसीटीवी कैमरे का अवलोकन किया और साथ ही साथ हमने मुखबिरों से भी पूछताछ की। तो उसमें हमें ये जानकारी प्राप्त हुई कि कुछ लोकल क्षेत्र के ही लड़के इसमें इन्वॉल्व हैं। इसके साथ ही रात्रि गश्त के दौरान दीनदयाल पार्क में 8 लड़के हमें चोरी की योजना बनाते हुए पकड़े गए, जिनके पास से 4 चाकू, हथौड़ा और चेनी भी मिला है। इन्हीं लड़कों से जब हमने और पूछताछ की तो इन लोगों ने अपना जुर्म स्वीकार किया और इन लोगों ने बताया कि प्रेम सिंह की दुकान से भी इन लोगों ने सेंध लगाकर 19 मोबाइल फ़ोन चुराए हैं। माननीय न्यायालय के समक्ष इनको पेश किया जा रहा है। पिछले दिनों सुल्तानपुर बद्रीनाथ धाम के रहने वाले राहुल मेहता एक चुनौती भरे सफर पर निकल पड़े हैं। दरअसल उन्होंने साइकिल से दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची माणा पास सड़क पर सफर करने का फैसला किया है। बता दें कि माणा पास सड़क 18,399 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और आज तक यहां कोई भी साइकिल से नहीं गया है। उन्होंने कहा कि वे अपने सफर के दौरान युवाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करेंगे, साथ ही पर्यटन को भी बढ़ावा देने का काम करेंगे। बता दें कि इससे पहले राहुल मेहता बेहद ही दुर्गम गुप्तखाल ट्रैक की यात्रा भी कर चुके हैं और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित भी किए जा चुके हैं। लेकिन ये साइकिल यात्रा बेहद ही मुश्किल होने वाली है, क्योंकि बेहद खराब सड़क और बेहद खराब मौसम के साथ हिमनद भी उनकी राह में रोड़ा डालेगा। बावजूद इसके राहुल ने इस चुनौती को स्वीकार किया है। बता दें कि बद्रीनाथ से माणा पास की दूरी करीब 52 किलोमीटर है। तो राहुल मेहता ने पीड़ा उठाया है। सफर बड़ा मुश्किल है, लेकिन जब इरादे नेक हो, इरादे साफ हो, मन में ठान ली हो तो मुश्किल कुछ भी नहीं है। इससे पहले भी जो राहुल हैं वो ऐसे ही दुर्गम ट्रैक को यात्रा कर चुके हैं। आपको बता दें कि अब उन्होंने माणा पास में साइकिल से सफर करने की योजना बनाई है और सफर पर निकल भी पड़े हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इस सफर के दौरान राहुल को किस तरह की दिक्कतें सामने आती हैं और फिर वो अपना सफर कैसे पूरा करते हैं। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आपको बता दें कि कोरोना का खतरा अभी भी बना हुआ है और जो विशेषज्ञ हैं वो लगातार कह रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर नजदीक है। ऐसे में जनता की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। हम अपने दर्शकों से लगातार अपील कर रहे हैं कि अगर जरूरी ना हो तो घरों से बाहर ना निकलें, मास्क लगाकर ही घरों से बाहर निकलें, हाथों को सैनिटाइज करते रहें, साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें, क्योंकि जो कोरोना महामारी है वो किसी की जाति या धर्म देखकर नहीं आती है, वो लापरवाही देखकर आती है। तो उम्मीद तो यही करेंगे कि जनता सरकार का पूरी तरह से साथ देगी। जो सरकार ने कोरोना गाइडलाइंस जारी की हैं उनका पालन करेगी, ताकि जो कोरोना महामारी है वो हमारे देश के साथ साथ दुनिया से भी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।